तो दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आधुनिक कालीन प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं को। दोस्तों रामकुमार वर्मा तक हमने कर लिया है। आइए भगवती चरण वर्मा से देखते हैं। भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ 1903 में, मृत्यु हुई 1981 में। तो दोस्तों याद कीजिए 1903 में और कौन कौन से रचनाकारों का जन्म हुआ। वे है ईला चंद्र जोशी, यशपाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये चारों लोग का जन्म 1903 का है। आप इसको कहीं याद लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मधुकण। तो मधु से मिलती जुलती तीन मधु नाम लगा हुआ आगे में तीन और रचनाएं हैं, उनको भी देख लीजिए। मधुकण 1932, मधुशाला 1935 और मधुलिका 1938। ये मधुकण है भगवती चरण वर्मा की, मधुशाला है हरिवंश राय बच्चन की और मधुलिका है रामेश्वर शुक्ल अंचल की। याद रखिएगा दोस्तों। तो आइए हम ट्रिक से पढ़ते हैं भगवती चरण वर्मा के जो रचनाएं हैं। भगवती चरण वर्मा का नाम भगवती चरण क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि वो भगवती की आराधना करते थे। और आराधना में क्या करते थे दोस्तों? वे मधु प्रसाद के रूप में चढ़ाते थे। भगवती को मधु प्रसाद के रूप में अर्पित करते थे। 32 लीटर मधु चढ़ाते थे दोस्तों। भगवती चरण वर्मा 32 लीटर मधु चढ़ाते थे और संगीत गाते थे। वो संगीत में 37 प्रेम संगीत गाते थे। अपने भगवती को प्रसन्न करने के लिए 37 प्रेम संगीत गाते थे। तो देवी जो भगवती है उनको पर प्रसन्न हो जाती है और एक रहस्य बताती है। कौन सा रहस्य बताती है? देखिए, मानव 40 साल की एज हो जाने के बाद मोह करने लगता है। मानव 40 साल की एज होने के बाद मोह करने, रंगों से मोह से हम लेंगे, मोह करने लगता है और 62 साल की एज तक मानव का मोह बना रहता है। आशा है दोस्तों इस ट्रिक से भगवती चरण वर्मा के जो रचनाएं हैं आपको क्रम से याद हो गई होगी। नेक्स्ट हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म हुआ दोस्तों 1907 में। तो आप याद कीजिए और कौन कौन से रचनाकारों का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है। वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी और महादेवी वर्मा। इतने सारे लोगों का 1907 में जन्म हुआ है, तो आप याद रखिएगा। इनकी रचनाओं को देखिए दोस्तों। मधुशाला 1935 में। 1935 की एक और फेमस रचना है दोस्तों, वो है कामायनी जयशंकर प्रसाद की, तो उसको भी याद रखना है। मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण 1938, हलाहल, बंगाल का काल 1946, मधुशाला 1935, सूत की माला, खादी के फूल, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1935, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर 1958, त्रिभंगिमा 1961, चार खंभे 64 खूंटे। तो दोस्तों देखिए अब हम ट्रिक से याद कर लें। दोस्तों हम जानते हैं कि गौशाला में गाय रहती है तो मधुशाला में ऑब्वियसली मधु ही रहेगा। तो 35 मधुशाला थे हरिवंश राय बच्चन के पास। उसमें क्या रहती थी दोस्तों? मधुबाला। कुछ बाला मतलब लड़कियां, कुछ लड़कियां रहती थी जो मधु का वहाँ पे काम करती थी। तो देखिए दोस्तों लड़कियां क्या काम करती है। मधु कलश, वहाँ पे जितने कलश है, कलश में मधु भरकर रखती हैं वे लड़कियाँ। और फिर क्या होता है दोस्तों? वो कलश से भरा, मधु से भरा हुआ कलश को क्या करते हैं? निशा निमंत्रण। वो लोग रात में निमंत्रण देते हैं, लोगों को बुलाते हैं खाना खिलाने के लिए, लेकिन खाना के जगह में वो लोगों को मधु देते हैं खाने के लिए। ऐसा होता है दोस्तों? ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमको ऐसा ही सोचना है। फिर वो उनकी जो निशा निमंत्रण रात के लिए जो निमंत्रण देते हैं लोगों को, उसमें सिर्फ 38 बाउंडेशन है कि सिर्फ 38 लोग को ही वो बुला पाएंगे। और फिर क्या होता है दोस्तों? जब 38 लोग आते हैं तो क्या होता है? वो क्या कहते हैं? हलाहल। ये तो मधु में सिर्फ हलाहल है, अर्थात ज़्यादा अमाउंट में पानी है। इसको कौन खाएगा? और कोई भी उस हलाहल मधु को कोई भी नहीं खा पाता है, नहीं ले पाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? बंगाल का अकाल। तो वो पता है दोस्तों बंगाल में अकाल आया हुआ है, तो वहाँ पे लोग खाए बिना मर रहे थे। तो वो जो पानी वाला मधु है, हलाहल मधु है, उसको बंगाल में
भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये सारे हैं हरिवंश राय बच्चन की जो प्रमुख रचनाएं पूछी जाती है उसको मैंने ट्रिक के साथ करा दिया। और ये 2 रचनाएं भी देख लीजिए, सूत की माला ये भी पूछी जाती है, और खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत का साझा संग्रह है, तो इसको भी याद रखना है। बुद्ध और नाच घर भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनकी प्रथम रचना है मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण बेला 1941, करील 1942, लाल चुनर 1944, बरसात के बादल 1954, विराम चिन्ह 1957। तो दोस्तों अभी हम इसको ट्रिक से पढ़ेंगे। रामेश्वर शुक्ल अंचल क्या करते हैं दोस्तों, मधुलिका अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, ये इनके अंचल के लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिर्फ मधु खाकर रहते हैं, सिर्फ मधु ही खाते हैं। और कितने मधु खाते हैं दोस्तों, वो मान लीजिए 38 लीटर मधु वो खाते हैं दोस्तों। ये 1 महीने में पकड़ लीजिए कि वो 38 लीटर मधु खाते हैं। और क्यों मधु खाते हैं दोस्तों 38 लीटर, क्योंकि कोई उनको अपराजित न कर दें। तो दोस्तों अगर हमें प्रथम रचना का अगर समय काल याद रहेगा तो बाकी सबको हम लगा लेंगे। अगर क्रम से लगाने के लिए आता है तो याद रखिएगा 38 लीटर मधु खाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल के जो जिस अंचल में वो रहते हैं उस अंचल के लोग। तो बाकी हमें जो रचनाएं हैं उसको क्रम में लगाने में आसानी होगी। तो क्यों खाते हैं दोस्तों 38 लीटर मधु 1 महीने में, क्यों अपराजित के, ताकि उनको कोई अपराजित न कर दें। और किरण बेला, जो वहाँ की किरण बेला, इतना मधु खाने के वजह से लोग तो बहुत पुष्टि वाले होंगे दोस्तों, बहुत शक्तिशाली होंगे। तो जो वहाँ की सुबह सुबह किरण बेला जो सूर्य की किरणें आती है वो क्या होती है दोस्तों, करील, लगता है कि रियल सीन है। वहाँ के जो सूरज की किरण की बेला, सूर्य की जो किरण आती है उसकी कितनी सुंदर किरणें होती है, कितना सुंदर रंग है, वो क्या लगता है रियल में वहाँ के लोग उस सुंदर जो रंग होता है, किरण का रंग होता है, सूर्य की किरणों का रंग होता है, वैसे ही लोग है एकदम रियल में वैसे ही लगते हैं सूर्य की किरणों के समान। और लाल चुनर, ऐसा लगता है कि सुंदरता मधु खाने की वजह से ऐसा लगता है सभी लोग के लाल चुनर ओढ़े हुए हैं। कैसे दोस्तों, मधु खाने की वजह से तब तक क्या हो जाता है, बरसात के बादल बारिश आ जाती है, और जो सभी लोग इतने सुंदर दिखते हैं मधु खाने की वजह से उन पर विराम चिन्ह लग जाता है। सारे वो जो किरण बेला के जैसे जो लोग दिखते हैं वो लोग बरसात के बादल में भीग जाते हैं और उनकी सुंदरता पर विराम चिन्ह लग जाता है। इनका लास्ट रचना है दोस्तों विराम चिन्ह। और रामविलास शर्मा का भी एक निबंध है, उसका नाम है विराम चिन्ह, तो आप उसके साथ कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल, तो इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और आलोक, आग का आईना, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे 1981 में। दोस्तों ये पूछी गई है, ये पिछली परीक्षाओं में मार प्यार की थापे पूछी गई है, तो आप इसको देखिएगा। जो सिलाए तोड़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनकी प्रथम रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं, याद रखिएगा 1965 में क्रम में लगाने के लिए आया था, तो याद रखना है। प्रथम रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म हुआ 1911 में, तो आप बताइए 1911 में और किसका किसका जन्म हुआ। तो 1911 में जन्म हुआ केदारनाथ अग्रवाल, अगेय और शमशेर बहादुर सिंह का। तो आपको याद होगा दोस्तों कि ये इनको मैंने ट्रिक से पढ़ा है ताकि कौन किस सप्तक के कवि है, केदारनाथ अग्रवाल, अगेय और शमशेर बहादुर। तो आप अगर सप्तक के कवियों का ट्रिक नहीं देखा है तो मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। नागार्जुन को हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। युगधारा इनकी पहली रचना है 1953 में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी जाती है। युगधारा सतरंगी पंखों वाली, ये भी पूछी जाती है 1959 में। पुरानी ज्योतियों का क्रोस 1983 में। हजार हजार बाहों वाली
1981 में ये सब पूछी जाती है दोस्तों। तुमने कहा था 1981, आखिर ऐसा क्या कह दिया, ये सब पूछी जाती हैं। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 में, ये भी पूछी जाती है। तो आप ध्यान से देखिएगा। इनकी लास्ट रचना है भस्मांकुर 1971 में, और प्रथम रचना है युगधारा 1953 में। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो से आपको लाभ मिल रहा होगा। ऐसे ही हिंदी साहित्य अकादमी देखते रहिए और हिंदी साहित्य की जितनी रचनाएं हैं उसको याद रखिए, याद करते रहिए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।